Again, good evening to all of you students. लगातार लेक्चर अपलोड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके साथ हूँ। आज का टॉपिक खास तौर से लर्निंग से ही रिलेटेड है। एक और स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं लर्निंग में। आपने देखा सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ लर्निंग पढ़ा था और कल का लेक्चर आपका जो हमने पढ़ा था वो आपका था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम के प्रकार को समझते हुए आज अधिगम में एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं हम। आपने अक्सर नाम सुना हुआ होगा थॉर्नडाइक का, राइट। आज हम थॉर्नडाइक से रिलेटेड एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। जो बहुत सारे पॉइंट एग्जाम्स में आप मिस करते हो, आई होप आज के लेक्चर के बाद थॉर्नडाइक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ऐसा मैं मानता हूं, राइट। तो आप सब तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। थॉर्नडाइक, आप सब इनके नाम से परिचित होंगे। थॉर्नडाइक का नाम लिए बिना कोई भी एग्जाम होता नहीं है, ऐसा मानिए। और ये आपका टारगेट करेगा सीटेट से लेकर सारी एग्जाम को, आप याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको भी पता होगा कि मनोविज्ञान के इंट्रोडक्शन में जैसे ही हम शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं मनोविज्ञान के बाद, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो आप खुद सोच सकते हो, पितामह हैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के, तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होंगे ये, ठीक है। चलिए आज इनके विषय में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है वो समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम के बिहाफ पर। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर कहीं पूछा जाता है, अभी तक आप केवल ये समझते हैं कि अधिगम से रिलेटेड ही थॉर्नडाइक पूछे जाते हैं, तो आपको बताता चलूं कि इनका एक दूसरा कार्य भी है, इनके कार्य का एक दूसरा क्षेत्र भी है, बुद्धि से रिलेटेड भी है। आज आप पहली बार बुद्धि और अधिगम को एक साथ इनके क्षेत्रों के बीच में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जितने महत्वपूर्ण कार्य अधिगम के क्षेत्र में किए हैं, उतना ही इनकी एक थ्योरी भी है बुद्धि से रिलेटेड। तो जब कभी पूछा जाए थॉर्नडाइक ने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया है, तो आप याद रखेंगे इस जगह से कि थॉर्नडाइक ने अधिगम से भी कार्य किया है, अधिगम के क्षेत्र में और बुद्धि के क्षेत्र में भी कार्य किया है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, समझेंगे आप। पूरा नाम क्या है इनका? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, राइट। ईएल थॉर्नडाइक के नाम से भी ये पूछे जाते हैं, नहीं तो थॉर्नडाइक के नाम से अक्सर पूछे जाते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। आप देखेंगे यूपी टेट में एक सवाल यहीं से पूछा गया है कि थॉर्नडाइक कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। और रीट में तो यहां से एक और सवाल पूछा गया है कि वो थे क्या, शिक्षा शास्त्री थे या फिर वैज्ञानिक थे? तो मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री दो टर्म इनके साथ जुड़े जाएंगे। मोस्टली शिक्षा शास्त्री एजुकेशनिस्ट जाने जाते हैं। अब क्यों जाने जाते हैं एजुकेशनिस्ट, उसके पीछे का एक रीजन, थॉर्नडाइक ने अपना अधिकतर जीवन कोलंबिया विश्वविद्यालय के, आप देखेंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय के टीचर्स कॉलेज में, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बिताया है। यानी ज्यादा से ज्यादा समय इन्होंने अपना टीचर्स कॉलेज में, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बिताया है। इसलिए इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? शिक्षा का है, एजुकेशन का है। इसलिए शिक्षा शास्त्री महत्वपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट देखते हैं।
थॉर्नडाइक ने पशु व्यवहार, पशु एनिमल बिहेवियर एवं सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग पर उनके कार्यों के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव पड़ी। अब यहां से सवाल को समझो, आप क्वेश्चन को समझिए। अगर यह पूछा जाता है मॉडर्न आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव किसके द्वारा डाली गई, तब आपका एक और एक जवाब होना चाहिए, थॉर्नडाइक होना चाहिए। क्या? थॉर्नडाइक होना चाहिए, राइट। थॉर्नडाइक का नाम आप याद रखेंगे इस पॉइंट पर। एक एक पॉइंट पर सवाल है और मैंने वो पॉइंट्स बोल्ड करके रखे हुए हैं जिनसे सवाल बनने के चांसेस होंगे, राइट। अभी तक आप मेरे लेक्चर से अवेयर हो चुके होंगे कि किन किन पॉइंट्स पर मैं एम्फेसिस करता हूं। वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी तैयार होते हैं, मुझे खुद पता होता है, आप तो बस सीखते जाइए, राइट। मैं आपको सिखाने के लिए इतनी सारी मेहनत खुद ही कर रहा हूं कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे मैंने मेन पॉइंट्स को कलर्ड कर रखा है ताकि आपके समझने में कोई कठिनाई नहीं आए, राइट। अगला पॉइंट देखेंगे, इसी आधार पर थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ, उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा क्यों जाता है? बिकॉज पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया पर जो उन्होंने कार्य किया है, उन्हीं के आधार पर आज 21वीं सदी, राइट, 21वीं शताब्दी में भी अगर हम कहीं बात कर रहे हैं, अधिगम पर जोर दे रहे हैं, तो समझिए आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव उनकी थ्योरीज और उनके कार्यों के द्वारा पड़ी है। तो ये आधार है कि उनको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अब 3 पॉइंट में कंट्राडिक्शन होता है बच्चों को, मोस्टली मनोविज्ञान का जनक और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। एक एक शब्द बदलेगा तो आंसर्स भी बदलेंगे, राइट। कई बच्चे इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे सवाल ऐसे कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि अगर आप पूछेंगे दूसरे पॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के आधार पर पूछेंगे तो इनके आंसर अक्सर बदले हुए होते हैं और दैट्स रीजन कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आगे अगर इसी में बढ़ेंगे तो पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब थॉर्नडाइक के विषय में अगर कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो कहा ही जाता है इनको, और पशु मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है, राइट। इनकी थ्योरी के कारण, क्योंकि इनकी सारी थ्योरी कह सकते हो आप कनेक्शनिज्म पर टिकी हुई हैं। तो अगर एक और कहीं बनता है संबंधवाद का जनक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, संबंधवाद का जनक, राइट। तो अगर पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो भी थॉर्नडाइक आएंगे, पशु मनोविज्ञान का जनक तो भी थॉर्नडाइक आएंगे, और संबंधवाद का जनक, फादर ऑफ कनेक्शनिज्म अगर पूछा जाता है तो भी थॉर्नडाइक ही आएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। थॉर्नडाइक ने पशु मनोविज्ञान के गंभीर अध्ययन के अतिरिक्त, एक तो पशु मनोविज्ञान का अध्ययन कैसा किया, बहुत सिंसियर, गंभीर अध्ययन के अतिरिक्त सीखने की प्रक्रिया में मानसिक व्यवहार, यानी सीखने की प्रक्रिया में मन का क्या व्यवहार होता है, मेंटल बिहेवियर क्या होता है, इसमें थकान और पठन क्षमता तथा अन्य कारकों के परीक्षण, ये भी विधियों के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अधिगम से रिलेटेड। अब देखेंगे थकान अक्सर इंडिविजुअल पूछा जाता है, फटीग, सीखने के तत्वों का, एक सीखने के तत्व से हमारा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसे देखेंगे तो आप थकान के बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी जान पाएंगे। ये भी एक प्रमुख तत्व है सीखने का, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। एक और फील्ड है एजुकेशन से ही रिलेटेड, जिस पर थॉर्नडाइक का नाम बहुत अग्रणी है, एडल्ट एजुकेशन को लेकर। प्रौढ़ शिक्षा, आपने नाम सुना होगा, प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान को एक नया और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है किसने? थॉर्नडाइक ने। वैसे तो पहले कोई
प्रौढ़ शिक्षा को समझता ही नहीं था। भारत में भी अगर बात की जा रही है तो प्रौढ़ शिक्षा की आज की वर्तमान जो एज ग्रुप है वो 15 से 35 साल के लोगों को प्रौढ़ एजुकेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अगर उसमें वैज्ञानिक रूप से नया कह सकते हो और वैज्ञानिक रूप से कोई परफॉर्मेंस दी है तो किसने दी है? प्रौढ़ शिक्षा को थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक ने अपनी मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधियों के द्वारा सीखने की क्षमता और पूर्व अर्जित ज्ञान में भेद भी स्पष्ट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सारे के सारे आप देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में मुझसे ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, लेकिन गारंटी है इस बात की कि इसमें वो पॉइंट हमने शामिल किए हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इस बार आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा थॉर्नडाइक को। राइट, तो क्लियर हुआ। थॉर्नडाइक ने अपनी मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधियों के द्वारा सीखने की क्षमता और पूर्व अर्जित ज्ञान में भेद भी स्पष्ट किया है। अगर पूछा जाता है कि सीखने की क्षमता और पूर्व अर्जित ज्ञान के बीच में भेद को किसने स्पष्ट किया, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें बुक्स पूछी जाती है, तो चलिए थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबें आप देखेंगे, पिछले एग्जाम उठाकर देखिए, आपको यहां से सवाल जरूर मिलेगा। राइट, थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण बुक्स की बात चल रही है, किताबों की बात चल रही है। तो अगर सच पूछा जाए, एनिमल इंटेलिजेंस सबसे पहली इनकी बुक है, 1898 में लिखी गई, और 1898 में ही इन्होंने डॉक्टरेट भी कंप्लीट की थी, अपनी पीएचडी। राइट, एनिमल इंटेलिजेंस अक्सर हो सकता है ये किताब पूछी जा सकती है और नॉर्मल है, इसको सारे बच्चे जानते भी हैं क्योंकि मैंने इसे कई बार आपको क्लास में पढ़ाया है। दूसरा है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। ये किताब इस बार मैंने गैस की है कि ये किताब आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, अगला है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। आप देखेंगे ईयर वाइज भी आपको मेंशन करा गया है। एनिमल इंटेलिजेंस आपकी 1898 में लिखी गई है, एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में लिखी गई, 1903 में लिखी गई है। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में लिखी गई है। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में लिखी गई है। द फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग 1933 में लिखी गई। मैं इसको भी गैस कर रहा हूं, यानी जितना ये आपका खास इंफेसिस किया गया है येलो कलर में, आप देखेंगे ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से इस बार। बाकी तो आप सारी एक बार पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये लिखी गई 1940 में। तो ये आपकी प्रमुख किताबें हैं जिसमें महत्वपूर्ण आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको मैं गैस कर रहा हूं, और फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, ये दो किताबें इस बार की एग्जाम की दृष्टि से मैं महत्वपूर्ण समझता हूं होंगी। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। थॉर्नडाइक को सीखने के नियमों के लिए भी जाना जाता है। इनका सबसे बड़ा कार्य क्या है? सीखने के नियम से संबंधित है। राइट, अक्सर पूछा जाता सीखने के नियम किसने दिए हैं, तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, और ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सीखने के नियमों के लिए भी इन्हें जाना जाता है। सीखने के कुल 8 नियमों का प्रतिपादन किया है। एक एक पॉइंट पे एक एक सवाल है ये। सीखने के कुल कितने नियम दिए हैं? 8 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, जिन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका सीखने के मुख्य नियम, और दूसरा है आपका सीखने के गौड़ नियम। राइट, अगर पूछा जाता सीखने के नियमों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो 2 प्रकार से। टोटल कितने हैं? 8 नियम हैं। इन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो सीखने के प्रमुख नियम, मुख्य नियम, और दूसरा है सीखने के गौड़, सेकेंडरी नियम। राइट, मुख्य नियमों की संख्या भी पूछी जा सकती है अलग से, तो मुख्य नियमों की संख्या 3 है, और गौड़ नियमों की संख्या कितनी है? 5 है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं थॉर्नडाइक के? तो देखिए, सीखने के मुख्य नियमों को
सीखने का प्राथमिक नियम एवं आधारभूत नियम भी कहा जाता है। सीखने का प्राथमिक नियम एवं आधारभूत नियम भी कहा जाता है। ये सवाल है, क्वेश्चन है ये। अब अगर इनमें बात करेंगे सीखने के प्राथमिक नियम और आधारभूत नियमों में हैं कौन कौन से, ये तो हमको पता चल गया, 3 है। तो पहला कौन सा है आपका प्रभाव का नियम है, दूसरा कौन सा है तत्परता का नियम है, तीसरा कौन सा है अभ्यास का नियम है। आप इसे याद कर सकते हो प्रभाव, तत्परता और अभ्यास से। नॉर्मल टर्म की बात करेंगे तो प्रभाव से P आप उठाइएगा, राइट, तत्परता से T उठाइएगा और अभ्यास से A उठाइएगा, राइट। थॉर्नडाइक का पता है कि वो अमेरिका के हैं, पता से आप इसको याद रख सकते हैं, PTA, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास, राइट। प्रभाव का लॉ ऑफ इफेक्ट है, तत्परता लॉ ऑफ रेडीनेस है और अभ्यास आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े नियमों के रूप में है, प्रमुख नियम है, आप खुद सीख सकते हो इन पर। इनसे रिलेटेड एक कंप्लीट लेक्चर प्लेलिस्ट में है जिसमें थॉर्नडाइक के नियमों को विस्तृत समझाया गया है। इस लेक्चर में हम इन नियमों को विस्तृत नहीं समझा रहे हैं आपको, राइट, क्योंकि ये एग्जाम आधारित है। जितना भी सवाल बनेगा इनसे वो चीजें यहां पर क्लियर की जाएगी। नॉर्मल समझिए, प्रभाव, इफेक्ट, यानी जो हमें प्रभावित करती है, वातावरण की कुछ वस्तुएं या सारी वस्तुएं या वे वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती हैं और जिनके प्रभाव के कारण हम प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, वो किससे संबंधित है, वो प्रभाव के नियम से है, राइट। दूसरा है आपका तत्परता। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया तत्परता इच्छा पर आधारित है, राइट। रेडीनेस, अगर आप तत्पर हैं किसी कार्य को करने के लिए तो ये तय है कि वो कार्य आप अवश्य सीख लेंगे। और अभ्यास, बार बार किसी कार्य को करते रहना सीखना हो जाएगा, राइट। तो आई होप यहां क्लियर हुआ होगा। यहां से अगर सवाल बनेगा, इसी को और समझने की कोशिश करें, अगर सवाल बनेगा यहां से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां का सवाल नेगेटिव ही जाएगा। निम्न में से सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। तो 3 आप याद रखेंगे पता से, ठीक है, कि मुझे थॉर्नडाइक के नियम, सीखने के नियम पता है। तो प्रभाव, तत्परता और अभ्यास, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सीखने के गौड़ नियम, यानी सीखने के सेकेंडरी नियम, दूसरे नियम, इन्हें सीखने का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। अब इनमें इनकी संख्या 5 है। तो पहला कौन सा है आप देखेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा कंट्राडिक्ट होगा आपको, क्योंकि यूजुअल जिन नामों को हमने पढ़ा था वो नाम नॉर्मल बोलचाल के हैं। एग्जाम आधारित जो नाम पूछे जाते हैं वो ये हैं आपके। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। बहुप्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया माने कार्य करना है, और बहु कई बार कार्य करना, राइट। दूसरा है आपका अपूर्ण क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसे आंशिक क्रिया का नियम भी कहते हैं, ये बात सुनते रहिएगा। अपूर्ण क्रिया को ही आंशिक क्रिया का नियम भी कहा जाता है। तीसरा है आपका सादृश्यीकरण। अब देखेंगे ये सारे नाम आपके नए होंगे, नियम भले वही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। सादृश्य, लॉ ऑफ असिमिलेशन, अब इसी को आत्मीकरण के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ है आपका मानसिक विन्यास का नियम। देखो आप सारे नाम नए, लॉ ऑफ मेंटल सेट डिस्पोजिशन, आत्मीकरण है। और ये कौन सा है आपका, मनोवृत्ति का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मेंटल सेट, मनोवृत्ति का नियम। और फिफ्थ नंबर है आपका सहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अगर इसे याद किया जाएगा तो आप बहुप्रतिक्रिया से बी निकाल सकते हो। आप बी है ये आपका, राइट। अपूर्ण आपका ए है, बी ए हो गया। सादृश्यीकरण आपका एस निकालिए, राइट, एम निकालिए, एस एम और एस, बी ए एस एम एस के नाम से इसे याद रख सकते हो आप, राइट। बाबू आप एसएमएस नहीं करते हो, इससे भी याद कर सकते हो।
तो ये आपकी ट्रिक में आपके सारे नियम आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। BASMS। और इनके दूसरे नाम जो होते हैं वो भी हमने आपको यहां बताए हैं, आप उनको भी समझ सकते हैं। और अगर इसी से संबंधित कुछ और सवालों की बात करेंगे तो मोस्टली ये नियम भी निगेशन पैटर्न पर ही पूछे जाएंगे, नेगेटिव पैटर्न पर ही पूछे जाएंगे। इनमें भी अक्सर पूछा जाएगा कौन सा सीखने का गौड़ नियम नहीं है, तब आपका प्रमुख वाला एक होगा और 3 यहां से होंगे। राइट, क्लियर हुआ होगा। अगर हम यहां बात करें बहुप्रयुक्त क्रिया का आशय कई बार कार्य करना। अपूर्ण क्रिया का मतलब किसी आधी चीज को देखकर पूरी चीज समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, आपने एक बच्चे को सिखाया 2 × 3 = 6, राइट। और अगर कहीं ये सीखने के बाद उसको दोबारा कोई ऐसा सेंटेंस मिला जिसमें सम नहीं लिखा था, टोटल नहीं लिखा था, केवल लिखा था 2 × 3, तो इसका मतलब बाद का उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। समझिए आप इसको। अपूर्ण क्रिया का नियम क्लियर हुआ। ये सादृश्यीकरण का मतलब क्या हुआ? असिमिलेट करना, किसी चीज को आत्मसात करना, गेट हर्ट कर लेना। और मानसिक विन्यास का नियम क्या है? मेंटल सेट, किसी चीज को फिक्स कर देना। और सहचर्य का मतलब क्या हुआ? अनुबंधन से लगाया गया है, किसी एक अनुभव के आधार पर, एक अधिगम के आधार पर दूसरी चीज को भी सीखना, तो ये साहचर्य हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी आपको एक खास बात बता दूं कि यहां ज्यादातर एक ही चीज पूछी जा रही है। आप ऑब्जर्व करके देखिए कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम को पूछते हैं, और इनके सिद्धांत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे मेरे पास ऑलरेडी पहले से कि सर कोई ऐसी ट्रिक बताइए कि इनके नाम याद हो जाएं। अब 1-2 तो नाम है नहीं जो याद हो जाए, कितने भी रट लीजिए आप, रटते हो तो कोई ना कोई ऐसा नाम पूछ दिया जाता है जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे उसको सीखने की, उसको समझने की। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, इसमें क्या खास बात है? देखो आप, सिद्धांत के अनुसार सीखना बंधन रचना है, और अंग्रेजी में आप यही इंग्लिश में इसे कनेक्शनिज्म कहेंगे। राइट, मैं बोल चुका हूं फादर ऑफ कनेक्शनिज्म भी किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। बंधन रचना से होता है। इसका अभिप्राय यह है कि सीखने द्वारा स्थिति, अब एस इसका मतलब स्टिमुलस है ये, और कई बार जो स्टिमुलस हम देखकर कार्य करते रहते हैं, तो इसलिए स्थिति और प्रतिक्रिया, आप चाहे तो इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहिए या फिर स्थिति और प्रतिक्रिया कहिए। स्टिमुलस को स्थिति के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। राइट, समझिए आप। का बंधन प्रतिभा का बंधन शक्तिशाली हो जाता है। मतलब जब कभी आप एस और आर को कनेक्ट करते हो बंधन के द्वारा, तो बंधन कैसा हो जाता है? वो कनेक्शन कैसा हो जाता है? दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और वही सीखना हो जाता है। याद करिए, आप जब लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे आपको ऑनलाइन, तब बहुत सारे ये बच्चे पूछ रहे थे सर क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास की टाइमिंग क्या है। और गॉड से मैंने बहुत परेशानियों के बाद आपको टाइम सेट कर पाया 4:30 PM, क्योंकि 3 बार मुझे टाइम चेंज करना पड़ा, नेटवर्क इशू इतना रहता है। तो अब शायद आपको पता चल चुका है, कई बार चेंज करने के बाद, कई बार बताने के बाद आपको पता चल गया कि अच्छा ओके 4:30 PM क्लास हो रही होगी, चलो आप क्लिक कर लेते हो। तो इसका मतलब कई बार स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच का जो संबंध है, जो बंधन है, वो बार बार करने से कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, और यही आपका क्या है? बंधन रचना है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में टिक में ये बात कहूंगा तो सिंपल सी बात है, क्लासरूम में आपको अक्सर याद आता होगा, मैं ये बात जरूर कहता था, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। एक शॉर्ट टर्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा अधिगम में किसके सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? ये तो थॉर्नडाइक का। ठीक है, किसी चीज को बार बार करके इतना दृढ़ संबंध हो जाना कि आप एक परफ्यूम को लगाते लगाते ये जान लेते कि जब वो परफ्यूम की स्मेल कहीं भी आती तब आप उसका नाम लेकर बोलते हो यार ये तो उसकी परफ्यूम है। तो इसका मतलब ये क्या है? बंधन है, शक्तिशाली हो जाता है। किससे?
स्थिति और प्रतिक्रिया से। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखते हैं, सीखना एक असंयोगात्मक क्रिया नहीं है। यह व्यवहारवादियों का मानना है, थॉर्नडाइक का मानना है। मतलब संयोग से ही होती है, असंयोग से नहीं होती है। सीखने के लिए कोई ना कोई संयोग जरूर होता है, कोई ना कोई परिस्थिति होती है, बिना परिस्थिति के अधिगम नहीं होता है। समझिए आप, ये कहना चाहते हैं ये। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। जब सीखना आरंभ होता है और उसकी दशाएं समान रहती हैं, तो यह अधिक संभावना रहती है कि एक निश्चित स्थिति एक निश्चित प्रतिक्रिया को उत्पन्न करे। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, देख लो आप। जब सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है और उसकी दशाएं समान रहती है, एक जैसी परिस्थिति रहती है, परिस्थिति बदलती नहीं है, तो यह अधिक संभावना रहती है कि एक निश्चित स्थिति एक निश्चित प्रक्रिया को उत्पन्न करेगी। याद है क्लासरूम के एग्जांपल्स? किसी नंबर से आपको बार बार फोन आ रहा और आप कई बार उस कॉल को अटेंड करने के बाद ऐसा फील करते हो अब की बार जब रिंग बजेगी तो उसी का होगा फोन। ठीक है, तो ये भी एक बंधन से ही संबंधित सीखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि एस और आर का संबंध संतोष द्वारा, सेटिस्फेक्शन के द्वारा शक्तिवर्धक होता है और असंतोष के द्वारा शक्तिहीन होता है। अब आप समझिए, जब कभी प्रभाव के नियम की बात करते हैं तो प्रभाव के नियम के दो सब पार्ट हैं। मैं बोल चुका हूं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, ऑलरेडी एक लेक्चर पड़ी हुई है जिसमें संतोष और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी किसी कार्य को करने पर जब हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है तब क्या होता, वो कार्य करने का हमारा दृढ़ संकल्प शक्तिवर्धक हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और अगर किसी कार्य के करने से मुझे असंतोष मिलता है, डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, तब उसके प्रति हमारी क्रिया कैसी हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। हमारा संबंध कैसा हो जाता है, हमारा बंधन कैसा हो जाता, शक्तिहीन हो जाता है। राइट? आप समझ पाए होंगे एस और आर। ठीक है, सिंपल सी बात, एक एग्जांपल से आप समझिए। शायद जब कभी एक प्लेट में खीरे की स्लाइस रखी जा रही हो, आप समझिए, और पहली स्लाइस आप खीरे की खाते हो, अगर वो आपको कड़वी लगती है तो आप पूरी प्लेट खसका देते हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कड़वा है ये। उसका रिजल्ट आपके लिए कैसा था? असंतोषजनक था, डिससैटिस्फैक्टरी। और अगर यहीं पर एक एग्जांपल लिया जाए आइसक्रीम कैंडी का, तो आप सोच सकते हो कैंडी मीठी होती है, आइसक्रीम खत्म भी हो जाती है, लेकिन शायद फिर भी उसकी स्टिक को चूसने में हम व्यस्त रहते हैं। तो इसका मतलब उससे हमें मीठेपन का स्वाद क्या देता है? सेटिस्फेक्शन देता है, संतोष देता है। इसलिए उससे हमारा संबंध कैसा हो जाता है? शक्तिवर्धक हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आई होप यहां से आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित नियम दैहिक सिद्धांत पर आधारित हैं। अब दैहिक पर क्यों है? क्योंकि इनका प्रयोग मोस्टली जानवरों पर है, तो इसलिए फिजियोलॉजिकल थ्योरीज पर आधारित हैं। मतलब जानवरों को भूखा रख के प्रैक्टिकल किया बंदे ने, इसलिए रिक्वायरमेंट क्या थी, ऐसे कह सकते हो दैहिक फिजियोलॉजिकल, इसको फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, इसलिए उन जानवरों ने सीखना शुरू किया। तो दैहिक सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है? संबंध स्थापित करना है, डेवलप कनेक्शन, रिलेशन। राइट? क्लियर हुआ होगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्धांत के अन्य नाम। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जितने नाम है उतने प्रश्न है यहां पर, समझिए आप। तो आज हम इनको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे एक ट्रिक से। अगर आप समझ पाते हैं तो कमेंट करके बताइए, पिछले लेक्चर्स में जितनी भी आपको ट्रिक दी गई हैं, क्या उनसे आपका कुछ फायदा हुआ या नहीं? अगर हुआ है तो ठीक है, इस बार भी आप अप्लाई करिएगा। उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ ही इसे मैंने डेवलप किया है कि आपका बेनिफिट जरूर होगा। तो पहला सिद्धांत
सिद्धांत का नाम पहला आवृत्ति का सिद्धांत है। अब आवृत्ति माने क्या होता, बार बार। दूसरा नाम है सुख दुख का सिद्धांत। अभी आपने प्रभाव पढ़ा, सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन, तो सुख दुख का सिद्धांत। बंधन सिद्धांत, अगला है सहचर्य का सिद्धांत, अगला है अधिगम बंध का सिद्धांत। तो ये तो आपके 1 2 3 4 5 नेम तो यहीं आ गए, आप देखेंगे 5 नाम यहां आ गए। और कुछ और नाम है, उन्हें अगले पेज पर देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बहुत पूछा गया है ये। इसी को बदलते हुए नाम पर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी पूछा गया। उद्दीपक अनुक्रिया फॉरएवर है, बहुत पूछा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया। और एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया को ही इन इंग्लिश स्टिमुलस रिस्पांस, उद्दीपक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, राइट। और अनुक्रिया को क्या बोलते हैं, रिस्पांस बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई ये एसआर हो जाता है, एसआर थ्योरी हो जाएगा। तो आप उद्दीपक अनुक्रिया को याद रखकर एसआर को आप याद रख सकते हो। तब 1 2 3 4 नेम यहां पर हैं। तो टोटल 5 और 4 की बात करें तो 9 नेम तो हमने यहां कंसीडर किए हैं। अब 9 नामों को बड़ी आसानी से कैसे याद किया जाएगा, याद भी किया जाए तो क्या ये याद रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिस हो जाएगा, कोई चूक जाएगा, राइट। तो एक ट्रिक पर इनको समझने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, तैयार हैं आप? चलिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नामों को याद रखने की एक ट्रिक है, आप समझिए। इसमें एक लाइन को अगर आप याद कर पाओगे तो आई होप ये चीज आसान हो जाएगी। आदमी सुख दुख के बंधन से अधिक बंध कर प्रभावोद्दीपक रहता है। ये लाइन आप कितनी याद कर पाओगे या आप तय करो। आप अगर इसे याद कर पाओगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आदमी सुख दुख के बंधन से अधिक बंधकर, आदमी सुख दुख के बंधन से अधिक बंधकर प्रभावोद्दीपक रहता है। अब आदमी में आवृत्ति है, ये क्या है आपका, आवृत्ति का सिद्धांत। क्लियर हुआ? सुख दुख को समझाने की जरूरत नहीं, सुख दुख एज इट इज होगा, सुख दुख का सिद्धांत, इसे बताने की जरूरत नहीं। तो पहला आपका हो गया आवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा हो गया सुख दुख का सिद्धांत, तीसरा आपका बंधन। इस चीज को समझिए आप, बंधन, कनेक्शन, बंधन का सिद्धांत ये आपका तीसरा हुआ, राइट। पीछे आप टैली कर सकते हो। से अगर बात की जाएगी, से तो से आपका सहचर्य है, सहचर्य आपको याद रहेगा। और और बंध से एक पूरा बनेगा, अधिगम का बंध सिद्धांत, टैली कर सकते हो आप, अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। और प्रभाव से प्र, तो 2 यहां डेवलप करेंगे आप, एक तो प्रयत्न, राइट, और एक प्रयास, दोनों आपके याद हो गए। और उद्दीपक डायरेक्ट आपको इंडिकेट करता है, उद्दीपक और अनुक्रिया आप टैली कर सकते हो। 9 के 9 सिद्धांत इस लाइन पर हैं। आदमी सुख दुख के बंधन से अधिक बंध कर प्रभावोद्दीपक रहता है, सुख और दुख के बंधन से। केवल एक चीज होगी तो सोच लेना, अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने एक टिक में रखा, आदमी सुख दुख के बंधन से अधिक बंध कर प्रभावोद्दीपक रहता है। आप टैली करिए, आपके 9 के 9 सिद्धांत इस टिक पर आपको मिल जाएंगे और आप याद रखेंगे इनसे क्रम से। उम्मीद है भूलने की गलती नहीं होगी, राइट। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में अगर बात की जाती है तो देखिए आप, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग मुर्गी एवं बिल्ली तथा अन्य पशुओं पर किए हैं। इनका सच पूछा जाए, मुर्गी वाला प्रयोग भी पूछा जाता, बिल्ली वाला भी पूछा जाता, और इन दोनों के अतिरिक्त भी कई अन्य पशुओं पर भी इन्होंने, क्योंकि आप देख चुके हो एनिमल इंटेलिजेंस पूरी किताब लिखी है,
तो बंदे ने बहुत सारे एनिमल्स पर प्रयोग किए हैं। मुख्य प्रयोग थॉर्नडाइक का बिल्ली पर है, यह महत्वपूर्ण है। बिल्ली के अतिरिक्त किस पर किया, तो मुर्गी, आप याद रखेंगे मुर्गी पर किया है। और अगर पूछा जाता प्रमुख प्रयोग किस पर है, तो बिल्ली पर, कैट पर इनका मुख्य प्रयोग होगा। अब कैसे प्रयोग किया, बिल्ली को पिंजरे में बंद करके भोजन क्या था, उद्दीपक था, में मछली के टुकड़े देकर अनुक्रिया करवा दी। आप समझिए इस चीज, राइट। एक फिगर में समझने की कोशिश करेंगे। एक पिंजरा तैयार किया गया था, पजल बॉक्स तैयार किया गया था, सच्ची पूछा जाए, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक प्रैक्टिकल सा है, एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद किया और वो पिंजरा एक खटके से खुलता था। आप सबको ये थ्योरी बहुत अच्छे से पता होगी। पिंजरे के बाहर मछली के टुकड़े रखे भोजन के रूप में, जो उद्दीपक का काम कर रहे थे। उद्दीपक को समझने की दृष्टि से अगर बात की जाए, तो बाह्य वातावरण की वे वस्तुएं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उद्दीपक कहलाती हैं। अब उनको पाने के लिए की गई क्रिया क्या है, क्रिया है। और अनुक्रिया कब होगी, अगर वो आपको सेटिस्फैक्ट्री लगेंगी तब आप उस क्रिया को अनुक्रिया में बदलेंगे। अगर डिससेटिस्फैक्ट्री लगेंगी तो आप क्रिया करके उसे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, राइट। तो मछली के टुकड़े, चूंकि मछली का भोजन था, स्मेल आ रही थी तेज, और बिल्ली भूखी थी, तो बिल्ली ने बार बार पिंजरे को खोलने की कोशिश की मछली के टुकड़े खाने के लिए। कई बार कोशिश करने के बाद, बहुत सारी गलतियां करने के बाद, अचानक उसका पैर एक खटके पर पड़ता है और पिंजरा खुल जाता है। बिल्ली बाहर आती है, मछली के टुकड़े खा लेती है। अब मछली के टुकड़े खाकर उसकी भूख शांत होती है, दैट्स क्लियर। उद्दीपक था, अट्रैक्टिव मछली थी, जो उसको कार्य करवाने के लिए, प्रतिक्रिया करवाने के लिए फोर्स कर रही थी। और जब उसने उसे खाया तो उसे क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। बट थिंग, इस पहली बार के अभ्यास में उसने पूरा नहीं सीखा। थॉर्नडाइक ने इस क्रिया को कई बार दोहराया, R1, R2, R3, R4, R5, और अंततः ये देखा कि कई बार प्रतिक्रिया करने के बाद बिल्ली ये चीज सीख चुकी थी, गलतियां कम होती जा रही थी उससे, और लास्ट में उसने एक भी गलती नहीं की, डायरेक्ट खटका दबाया, पिंजरा खोला और मछली के टुकड़े खाए। ये क्या था, आपका अधिगम था। ये थॉर्नडाइक का प्रयोग है, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहां पर प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, यहां से सवाल पूछा जा चुका है। कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने के? कई सारे तत्व हैं। अगर नॉर्मल आपसे संख्या पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तत्व हैं प्रमुख, राइट। किसके, प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने के प्रमुख कितने तत्व हैं, नंबर आप याद रखेंगे 6। पहला कौन सा है आपका, पहला है प्रेरणा, दूसरा है आपका बाधा, तीसरा है निरर्थक प्रतिक्रियाएं, चौथा है आपका सफलता का आकस्मिक अवसर, पांचवा है आपका उचित अनुक्रियाओं को स्थायी रखना, और छठवां है आपका लक्ष्य की प्राप्ति। तो इसमें मोस्टली क्रम से भी पूछा जा सकता, पहला कौन सा है और अंतिम कौन सा है। इसकी शुरुआत प्रेरणा से होती है। अगर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रेरणा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और स्किनर का एक कथन है कि प्रेरणा राजमार्ग है। सिंपल समझिए, अधिगम का राजमार्ग है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। इसका मतलब अगर प्रेरित व्यक्ति नहीं होगा तो उसका अधिगम भी अच्छा नहीं होगा। तो जब प्रेरित होगा, अब प्रेरणा की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है, प्रेरणा की प्रक्रिया स्टार्ट होती है नीड से, आवश्यकता से होती है। जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो आवश्यक है कि वह अभिप्रेरित ही होता है। तो सबसे पहले प्रेरणा है। अब वो अभिप्रेरित तो हुआ, डिमांड तो हुई, लेकिन बहुत सारी बाधाएं आई, कब, क्या, क्यों, कैसे। उसने क्या किया, बहुत सारी निरर्थक, सार्थक नहीं, ऐसे कह सकते हो सर, मीनिंगफुल नहीं, मीनिंगलेस, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की। इधर हाथ मारा, उधर हाथ मारा, बहुत सारे प्रयास उसने किए। कभी इधर कोई प्रयास कर रहा है, कभी कोई उधर प्रयास कर रहा है।
सफलता का आकस्मिक अवसर। अब उन बहुत सारी निरर्थक प्रतिक्रियाओं में अचानक क्या होता है, एक बार उसे सफलता मिल जाती है। कनेक्ट करो इसे। पिंजरे को खोलने के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं निरर्थक, उसे पता नहीं था पिंजरा कहां से खुलेगा, लेकिन अचानक उसका पैर, आकस्मिक उसका पैर किस पर पड़ा, खटके पर पड़ा और पिंजरा खुला। आगे क्या किया उसने, उचित अनुक्रियाओं को स्थायी रखा। जिस आकस्मिक अवसर से उसे सफलता मिली थी उसे उसने क्या करा, परमानेंट कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब वो सीख गई। तो आपको जब कभी पूछा जाता है कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने के प्रमुख तत्वों की संख्या कितनी, 6 हैं, तो पहला आपका प्रेरणा है, दूसरा आपका बाधा है, तीसरा निरर्थक प्रतिक्रियाएं हैं, चौथा सफलता का आकस्मिक अवसर है, पांचवा उचित अनुक्रियाओं को स्थायी रखना है, और छठवां है आपका लक्ष्य की प्राप्ति। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, वैसे तो बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा गया वो कौन सा है आपका, यह सिद्धांत कमजोर, पिछड़े एवं मंदबुद्धि। देखेंगे आप, ये वाला मंदबुद्धि वाला लास्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। कमजोर, पिछड़े, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। अगर यहां पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाता, छोटे बच्चे, तो हाँ बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए भी ये उपयोगी होता है, छोटी कक्षाओं के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनके भी सीखने की गति कैसी होती है, धीमी होती है, और उन्हें बार बार बताना पड़ता है, हाफ सर्कल हाफ सर्कल हाफ सर्कल हाफ सर्कल। कई बार प्रयास करने के बाद बेचारा सीख पाता है। तो यही आपका प्रयत्न और भूल है। कई बार गलती करता है वो पेंसिल पकड़ने की, लेकिन धीरे धीरे क्या होता, बार बार करने से गलतियां कम होती जाती हैं और एक ऐसा चांस आता है जिसमें वो पेंसिल को पकड़ने लगता है और सीखने लगता है। तो पहला आपका कमजोर, पिछड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी माना गया है यह सिद्धांत। और दूसरा पॉइंट करा, अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता के विकास पर बल देता है। यानी जो भी अनुभव बच्चा लेता है, पिछला अनुभव, उसका लाभ उठाने की कोशिश करता है हर बार अगले प्रयास पर, राइट। तो इसलिए ये 2 पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किसने किया है, तो सिंपल सा आप याद रखेंगे, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध गेस्टाल्टवादियों ने किया है, राइट। कोहलर, कोफका, वर्दीमर, इन लोगों ने इनके सिद्धांत का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में यह चीज क्लियर हो गई कि सीखना धीरे धीरे होता है, जबकि गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि सीखना अचानक होता है। और यही अचानक आकस्मिक का पॉइंट उन्होंने उठाया है, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी है समग्रवाद की, वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो यहां तक ये चीज क्लियर हुई। अगर कहीं और पूछा जाता है कि हाँ ये सिद्धांत का कुछ नेगेटिव पहलू है, तो हाँ बिल्कुल है। समय बहुत लगता है इस सिद्धांत में, समय का दुरुपयोग होता है। दूसरा, आदमी को रटने पर बल देता है, यानी एक जैसी परिस्थिति जब तक उसको मिलेगी तब तक वो करता रहेगा, अगर नई परिस्थिति मिलेगी तो फिर भूल जाएगा, उसे फिर सिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली को जिस पिंजरे में रखकर ये कार्य सिखाया गया था, पिंजरा खोलना, उसे वही पिंजरा खोलना आया। अगर उसे नए पिंजरे में रखेंगे तो फिर से भूल जाएगी और फिर से नया सीखना पड़ेगा उसे। इसलिए यांत्रिक अभ्यास पर बल देता है। ये इसके नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत टाइम टेकिंग है, समय ज्यादा लेता है। दूसरा, ये यांत्रिक अभ्यास पर बल देता है। तीसरा, रटने पर बल देता है। ये 3 नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, मैंने यहां मेंशन नहीं किए हैं, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। चलिए देखते हैं टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सिर्फ वही प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, थॉर्नडाइक के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न इनके नियमों को लेकर ही पूछे गए हैं, जहां तक मेरी स्टडी है। तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ आज की स्लाइड है आपके लिए। एक एक सवाल को पढ़कर सही से रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए। ओके, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। देखते हैं
पहला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारिकतावादी, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन डी मानवतावादी। तय है, व्यवहारवाद के बहुत बड़े समर्थक थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को अगर पूछा जाए किस वाद का समर्थन कर रहे थे, तो व्यवहारवाद का समर्थन कर रहे थे, जिसका प्रतिपादन जेबी वॉटसन ने किया था 1913 में। जेबी वॉटसन ने एक किताब लिखी थी बिहेवियरिज्म, राइट, 1913 में, और एक व्यवहारवाद की नई विचारधारा उदय हुई थी। अब उसी का समर्थन भी किया था किसने? थॉर्नडाइक ने। और इस आधार पर थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग, तो वर्ग का मतलब वर्ग क्लियर हो रहा होगा आपका, किस वर्ग में जा रहा है ये जा रहा है आपका व्यवहारिकतावादी वर्ग में जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक अध्यापक किसी छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। सवाल को एक बार फिर ना सुने। जब एक अध्यापक किसी छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। ऑप्शन ए प्रभाव के नियम का, ऑप्शन बी अभ्यास के नियम का, ऑप्शन सी तत्परता के नियम का, ऑप्शन डी प्रत्यागमन के नियम का। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो नहीं है उसको क्रॉस करो। डी का यहाँ कोई संबंध नहीं है, डी से कोई मतलब नहीं है। 3 नियम है, एक प्रभाव का नियम है, एक अभ्यास का नियम है, एक तत्परता का नियम है, राइट। और गुरुजी क्या कर रहे हैं? बच्चे को सफलता का एहसास कराने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है, उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किससे संबंधित होगा? प्रभाव के नियम से संबंधित होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है के बजाय। अब थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत यहीं से केवल और यहीं से सीखना है। बाकी थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत को लेकर और कुछ खास नहीं सीखना है। हालांकि बुद्धि का लेक्चर जब अपलोड करूंगा तो बता दूंगा आपको। फिलहाल इनके कहने का मतलब है कि बुद्धि में कोई 1-2 कारक नहीं होते, बहुत सारे कारक होते हैं, असंख्य कारक होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है। और इनके सिद्धांत का एक उपनाम बालू का सिद्धांत भी है। बुद्धि में बालू का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है के बजाय। समझ पाइए आप क्या पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी यांत्रिक। तो डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव पैटर्न पर बनाया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। के बजाय पूछा गया, यानी 3 बताई हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धियों के प्रकार, और एक बुद्धि का प्रकार नहीं बताया, वही खोजना है। तो जिनको पता है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। एक पहला बताया है अमूर्त बुद्धि, दूसरा सामाजिक बुद्धि, तीसरा यांत्रिक बुद्धि। ये 3 बुद्धियां बताई हैं और जैविक बुद्धि के बारे में कोई चर्चा नहीं की है उन्होंने। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा आपका जैविक, राइट। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, जैविक के अलावा, जैविक के बजाय थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, बिल्कुल हैं। अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है और मूर्त अथवा यांत्रिक बुद्धि है। ठीक है, यांत्रिक बुद्धि मूर्त बुद्धि कहलाती है। यही आपके गैरेट के भी प्रकार हैं बुद्धि के। गैरेट ने भी इन्हीं को परिभाषित किया है और थॉर्नडाइक ने भी इन्हीं को थोड़ा बहुत अंतर करके बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। आप खुद से इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है, ऑप्शन ए अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी प्रशंसा से, ऑप्शन डी तत्परता से। सीखने का एक तो प्राथमिक पूछा जा रहा और मूलभूत नियम पूछा जा रहा। तो अभ्यास कार्य है तो, लेकिन आप देखेंगे मूलभूत पूछ रहा। तो मूलभूत आपका परिणाम, अपेक्षा, तत्परता। आपका डी राइट होना चाहिए, तत्परता से जुड़ा हुआ है ये।
जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए रेडी होगा तभी वो अभ्यास भी करेगा, तभी उसको परिणाम भी प्रभावी कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल है थॉर्नडाइक का, तालाब को घोड़े तक तो ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है डियर फ्रेंड। तो इसका मतलब जब वो रेडी ही नहीं होगा तो ना तो अभ्यास कर पाएगा और ना कोई चीज प्रभावित कर पाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है। तो प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है? तत्परता है, रेडीनेस है। अगर कोई बच्चा सीखने के लिए रेडी है तो 100% सीख ही लेगा, कितने क्यों ना अभ्यास करने पड़े, और प्रभावित करने के लिए, प्रभाव लेने के लिए भी उसे कुछ भी करना पड़ेगा, कर लेगा वो, ठीक है। तो फोर्थ इज क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता थे। आसान सा सवाल है। प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता थे कोहलर, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर। बिना डिले, बिना देर किए हुए बी को चुनिए, थॉर्नडाइक। सीखने से संबंधित, अधिगम से संबंधित सबसे प्रायोरिटी में किसे माना जाएगा? थॉर्नडाइक को माना जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन बी तीन कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन डी समूह कारक सिद्धांत। इस सवाल का आंसर आप लोग खुद दीजिए, राइट। मैं चेक करूंगा कमेंट में कि कितने सारे बच्चे कमेंट करके इसका आंसर दे रहे हैं। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। सीखने के सिद्धांत किन नियमों से आरंभ होते हैं? अब पूछा जा रहा सीखने के नियम प्रारंभ कौन से नियम से होते हैं। देख लो, सीखने के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांतों को सीखने के किन नियमों से प्रारंभ होना पाया गया है? ऑप्शन ए सहचर्य के नियमों से, ऑप्शन बी परीक्षण के नियमों से, ऑप्शन सी संकेत के नियमों से, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन के नियमों से। डियर स्टूडेंट, ए विल बी राइट, सहचर्य के नियमों से। सहचर एसोसिएशन है, एक के साथ दूसरे को कनेक्ट करना। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का बेस ही है आपका कनेक्शनिज्म पर, ठीक है, इसलिए सहचर्य का नियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। प्रभाव के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रभाव के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रभाव आप पढ़कर आए हो। ए कह रहा सहचर्य का नियम, बी कह रहा परिगमन का नियम, सी कह रहा परिणाम का नियम, डी कह रहा परिमाण का नियम। आप आंसर करें। प्रभाव जो हमें प्रभावित करता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, ठीक है। तो ये किससे तय होगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? जब उसका हम परिणाम देखेंगे। इसलिए सी विल बी राइट। प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी जानते हैं और परिणाम के नियम के नाम से भी जाना गया है। तो आप याद रखेंगे सी। अब प्रभाव के नियम के 3 नाम और हैं। एक तो संतोष का नियम है और एक असंतोष का नियम है। 2 प्रकार से इसे यूज किया गया है। और एक और कौन सा है? परिणाम का नियम है। चलिए क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपयोग अनुपयोग का नियम मुख्य रूप से संबंधित है। आंसर करिए आप। ऑप्शन ए कह रहा है प्रभाव के नियम से, ऑप्शन बी कह रहा अभ्यास के नियम से, ऑप्शन सी कह रहा तत्परता के नियम से, डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी ना किसी से तो जरूर कनेक्टेड है ये, उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज। प्रभाव से नहीं होगा ये, अभ्यास, तत्परता, रेडीनेस, बी विल बी राइट। अभ्यास के नियम से, जब किसी अभ्यास को आप करते रहोगे, किसी कार्य को करते रहोगे, ये आपका उपयोग हो जाएगा, यूज, राइट। और इसी को बांटा जाएगा दूसरे में, अनुपयोग। अगर किसी कार्य को करना छोड़ देंगे, अभ्यास को करना छोड़ देंगे, तो सीखा हुआ भूल जाएंगे आप। इसलिए अभ्यास के नियम से संबंधित है ये। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 10, डैश के अतिरिक्त सीखने के गौड़ नियम है। ऑप्शन ए आत्मीकरण का नियम, ऑप्शन बी साहचर्य का नियम, साहचर्य अनुबंधन का नियम, सी कह रहा परिणाम का नियम, डी कह रहा अपूर्ण क्रिया का नियम। आंसर करिए आप। अगर आपने इससे पहले का क्वेश्चन याद रखा होगा तो इसको भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब 3 जो मुख्य नियम है उनको अगर आप जानते हो तो आप यहाँ गौड़ नियमों को फाइंड कर पाएंगे। गौड़ नियमों की संख्या कितनी बताई गई थी? 5। इसका मतलब 3 गौड़ नियम होंगे और एक नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आत्मीकरण ये आपका गौड़ नियम है, राइट। सहचर्य गौड़ नियम है, अपूर्ण क्रिया गौड़ नियम है, सी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, परिणाम का नियम। परिणाम प्रभाव से संबंधित है और प्रभाव का नियम आपका सीखने का प्रमुख नियम है, गौड़ नियम नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर और आज के महत्वपूर्ण सवाल। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? कितनी सारी नई जानकारियां आपको मिली थॉर्नडाइक के बारे में। उम्मीद है बहुत कुछ आपको नया मिला होगा। कमेंट करके बताइए लेक्चर के बारे में और अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताइए मेरे लेक्चर के बारे में, मेरे चैनल के बारे में। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सपोर्ट करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेक्चर पर टाइम पर आने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।